उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक नया खुलासा किया है। गिरफ्तार आतंकी रिजवान ने हिरासत के दौरान कई सारे ऐसे सबूत, कई सारे ऐसे बयान दिए हैं जिसमें ये साबित होता है कि वो शातिर आतंकी है। उसके इशारे पे गोंडा बहराइच से कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उसकी मंशा भी सामने नजर आई है। मंशा ये थी पाकिस्तान को कश्मीर हैंडओवर करना, जिसके लिए उसका मंसूबा हिंदुस्तान को दहला देने का था। ये बातें एटीएस के पूछताछ में आतंकी रिजवान ने कबूली है और यही वजह है कि जो रिजवान है वो पाकिस्तान एजेंसी के संपर्क में था। वहाँ से वीडियो बना के इसके पास आती थी और ये अपनी वीडियो बना के उनके पास भेजता था और इसी वजह से एटीएस के निगाह में ये चढ़ा और जिसके पास से रेकी करने के बाद एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी की और इसका मंसूबा भी सबको नज़र आया। ये जो हिंदुस्तान के दहलाने की जो इसकी मंशा थी वो पानी फिर गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि और कई खुलासे आतंकी रिजवान करता है और कितने खुलासों में इसकी मंसूबा खतरनाक जाहिर होता है। कैमरामैन दीपक के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात कर रहे हैं तो लगातार बिजली की समस्या बनी है। ऊर्जा की समस्या की हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके की ऊर्जा की समस्या है उसको लेकर कहीं ना कहीं बात किया जाए तो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा लगातार कहीं ना कहीं कार्यरत दिख रहे हैं। आज की बात कर लेते हैं। आज ही जिस तरीके से उन्होंने एक क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया और उन्होंने जिस तरीके से बिजली बढ़ाने की बात की, लगातार उत्पादन को बढ़ाने की बात किया, किस तरीके की बिजली की बढ़त और बिजली की जो खपत है उसको पूरा किया जाए, इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं आज चर्चा रही। एक व्यक्तिगत बात ये भी रही कि जिस तरीके से पराली लोग जलाते थे उससे शहर में धुआं हो जाता था, लोग परेशानी होती थी। आखिर में ऐसे लोगों के लिए समस्याएं जो थी, तो पराली की जो समस्या थी, आखिर इस पराली की समस्या को लेकर सवाल उठ रहा था कि जिस तरीके से पराली की समस्या कैसे निदान होगा, तो उस पर भी कहीं कहीं उन्होंने एक समस्या का निदान के लिए बना दिया है कि जो पराली है उसको जो अपना अनाज जलाते हैं उसको न जला के वो बचा वो 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आप उसको बेच भी सकते हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं आम और गुठलियों के दाम होते हुए नज़र आएंगे। तो अब ना तो बिजली की जो समस्या है वो रहेगी और ना किसी तरीके की समस्याएं रहेंगी। बिजली की अगर हम बात करें तो बढ़त को जिस तरीके से पूरा किया जा रहा है, आने वाले समय में इस बिजली की बढ़त से जितनी भी खपत है उसको कहीं ना कहीं पूरा कर लिया जाएगा और जिस तरीके से उत्पादन है वो उत्पादन लगातार बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो समस्या है उस समस्याओं से निदान मिलता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं जय त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। सावन का महीना है और ऐसे में शिव भक्तों द्वारा, कांवड़ियों द्वारा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने तथा पूजा पाठ करने का सिलसिला जारी बना हुआ है। जहां शिव भक्तों द्वारा कांवड़ लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाने का सिलसिला जारी बना हुआ है, जिसको लेकर झांसी के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि झांसी में 2 प्रसिद्ध मंदिर है, एक मठिया महादेव मंदिर, दूसरा झांसी के मौरानीपुर स्थित केदारेश्वर महामंदिर, जहां पर भगवान भोलेनाथ को सावन के माह में जल चढ़ाना सुबह से ही शुरू हो जाता है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं तथा कांवड़ लेकर आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो उसके लिए रूट को डाइवर्जन किया गया है। इसके साथ ही बताया गया है कि जो 3 थाना क्षेत्र, जो 2 मंदिर हैं उन मंदिरों में 3 थाना क्षेत्र बताए गए हैं। उन मंदिरों के पास पुलिस प्रशासन तैनात किया गया है। इसके अलावा जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो बराबर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस के जवान कांवड़ लेकर आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसके लिए लगातार गश्त भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था के लिए
जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज़ झांसी। उत्तराखंड में हो रही भारी बरसात को लेकर सभी नदियां उफान पर हैं और हम संभल की अगर बात करें तो गंगा में बाढ़ आ गई है और कई गांव जो हैं बाढ़ की चपेट में हैं। और वहीं बताया जा रहा है कि 42 गांव जो हैं गंगा की तराई क्षेत्र में हैं, उनमें बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा रहता है और कई गांव जो हैं वहाँ जल पहुँच चुका है। तो जो लोग हैं उनके जीवन में थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ें की और बात किया है, पशुओं के चारे की बात की तो दिक्कत हुई है और लोगों को परेशानी का सबब बना है। और वहीं संभल की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम पहुंचे हैं संभल के नरवा गंगा बैराज पर, जिस जगह आप देख रहे हैं तस्वीरों से अपने कैमरा पर्सन दिखाऊंगा किस तरह से ये बाढ़ देख रहे हैं, जल का किस तरह से विकराल रूप है, किस तरह से जल चल रहा है, किस तरह की आवाज़ जल की आ रही है। जिस तरह से गंगा जी की अगर बात किया तो कई गाँवों में जल पहुँच चुका है और पूरी तरह से प्रशासन जल को लेकर एकदम प्रशासन ने 16 बाढ़ चौकियां संभल में बना दी गई हैं। अगर रघुपुर है, पठनपुर, कई गांव जो ऐसे हैं यहाँ पर बाढ़ चौकी बनाई गई हैं और कई गांवों में उद्यन नगला और बझांगी में जल अब तक पहुंच चुका है। तो कई जो गांव के जो लोग हैं उनके लिए जो पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए और जो प्रशासन ने जो है बोट डाल दी है, नाव डाल दी हैं और तमाम तरह से जो NDRF, SDRF और तमाम गोताखोर लगा दिए गए हैं। हालांकि पूरी तरह से प्रशासन की तैयारियाँ की गई हैं। जैसे हम संभल की अगर बात करें तो इस समय नरवा गंगा बैराज पर मौजूद है तो यहाँ पर 2,02,000 क्यूसेक जल और छोड़ा गया है, तो जिससे बाढ़ का जो खतरा और बढ़ गया है। जो गंगा की तराई में जो गांव हैं 42 गांव जो हैं उनके लिए और खतरा बढ़ा हुआ है। तो अभी जल से अभी ऐसा कोई हानि नहीं हुई है, अभी फसलों में और गाँव के किनारे कहीं जल पहुँच चुका है। तो अभी ऐसा कोई गाँव छोड़ने की स्थिति नहीं है, लेकिन जल और छोड़ा जाता है तो जल छोड़ने की स्थिति बन जाएगी। समय संतोष यादव, प्राइम न्यूज़। बुंदेलखंड के महोबा जिले में पसवारा गांव में कल आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसान और 14 बकरियों की मौत हो गई, जहां गांव में हाहाकार मच गया। मौके पे पहुंचे प्रशासन ने मुआयना किया, जहां पे 2 किसान की मौत और 14 बकरियों की मौत हो गई थी। वहां पे प्रशासन ने आला मौके पे पहुंचे और मामले की जांच की, जहां पे प्राइम न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेके मृतक किसानों को 5-5 लाख रुपए और जो बकरियां मरी हैं उनको 4-4 हजार रुपए के हिसाब से ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में पसवारा गांव में जो किसानों की मौत हुई थी उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ मदद की आस लगी है और प्रशासन ने आगे की मदद का ऐलान भी किया है। महोबा से सौरभ अग्रवाल, प्राइम न्यूज। झांसी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार से आ रहे एक कंटेनर ने बाइक सवार को रौंद डाला, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं मौके से भाग निकले कंटेनर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़ौरा चौराहे पर सालबेट की ओर जाने वाले बाइक पर सवार 2 लोगों को तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ने रौंद दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद कंटेनर मौके से भाग निकला, जिसे सालबेट पुलिस और बबीना पुलिस की संयुक्त टीम की मदद से पकड़ा है और उसे बबीना थाने लाया गया। वहीं दोनों के शवों को मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है तथा घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी है। फिलहाल इस घटना से फिर झांसी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। झांसी से कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज़ झांसी। चोपन थाना अंतर्गत एक बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें 3 बच्चों सहित एक पिता की मृत्यु हो गई। बताया गया है कि नटवर नाम का व्यक्ति जो कोटा के अम्मा टोला से अपने घर से रावटगंज जा रहा था कि चोपन पार करके सोन नदी पुल पे जैसे ही वो पहुंचा, तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक ने उसे धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद वो उसकी मोटरसाइकिल वहीं पे चकनाचूर हो गई, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर एक 7 साल की पुत्री और एक बेटा जो था उसके सहित एक जो नटवर नाम का व्यक्ति था उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और चौथा पुत्र जो था उसको चोपन CHC केंद्र पर ले जाने के बाद वहां से जब जिला अस्पताल रेफर किया गया और जिला अस्पताल के बाद वहां से वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया, जिसपे बिट्टू नाम का चौथा पुत्र जो 3 वर्ष का था उसने भी दम तोड़ दिया। गंभीर हालत में पत्नी को वाराणसी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहाँ पे वह जिंदगी और मौत से
जूझ रही है। जब CSC पर 54 पे जाके हमने पूरे परिवार को देखा तो वहाँ पे 3 लोगों की शव रखी हुई थी और चौथे की मृत्यु बनारसी जाते समय रास्ते में हुई है। और उनके परिजनों ने बताया कि चोरी का पता लगाने के लिए नटवर नाम का व्यक्ति, जो उनके साले ने बताया है कि नटवर नाम का व्यक्ति रावटगंज जा रहे थे कि तेज रफ्तार आते हुए 54 पुल पे यह हादसा हो गया, जिसमें बताया गया कि 54 पुल जो है 2 लाइन में बना हुआ है, मगर एक लाइन अवरुद्ध होने की वजह से जो वहाँ पर निर्माण कंपनी है ACP टोल प्लाजा जो है वो 54 पुल पर संचालन करती है यातायात को, तो एक तरफ उन्होंने 54 पुल को बंद कर दिया है, जिससे भारी वाहन एक ही पुल से गुजरते हैं, जिससे बेतरतीब वाहनों की आवाजाही से तेज रफ्तार से ये हादसा हुआ। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज, सोनभद्र। सोनभद्र के बीजपुर थाना अंतर्गत जिनो गांव में एक युवक द्वारा एक पड़ोसी युवक का गला दबाकर हत्या करने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने बताया कि गुरुवार को शाम काशी और विजय नाम के 2 युवकों में आपस में इसी बात को लेकर कहासुनी हुई। उसके बाद वहीं पर विवाद बढ़ता गया, जिसपे काशी ने विजय को देख लेने की बात करने लगा। उसके बाद जब वहाँ पे दोनों के पड़ोसी, दोनों के परिजन काफी समझाया बुझाया, तब दोनों शांत होकर अपने अपने घर चले गए। मगर शुक्रवार को रात में जब काशी का भाई मुलायम आया और विजय को बुला के मोटरसाइकिल पर घुमाने के लिए कहीं ले गया, जिसके बाद देर रात तक जब वो नहीं आया तो जब उनके पिता, विजय के पिता पवन ड्यूटी से घर वापस आए तो परिजनों ने बताया कि मुलायम ने मोटरसाइकिल को लेकर विजय को कहीं गए थे, उसके बाद से विजय दिखाई नहीं दे रहा है। काफी देर रात के बाद जब पवन को शंका हुआ तो उसने पूछताछ के लिए मुलायम के घर जाकर जब पूछा तो मुलायम ने बताया कि विजय तो मेरे साथ गया जरूर था, मगर मैंने उसको नदिया गांव में छोड़ दिया था। उसके बाद पवन मुलायम को लेकर नदिया के जंगलों में देर रात तक विजय का खोजबीन किया। जब विजय नहीं मिला तो रात 12 बजे के बाद 1 बजे रात को करीब जब सख्ती से मुलायम से पूछा तो मुलायम ने स्वीकार किया कि मेरे द्वारा विजय का गला दबाकर हत्या हो गया है। उसके बाद मैंने शव को रिहंद जलाशय में फेंक दिया है। उसके बाद वहीं पर विजय के पिता पवन बेसुध होकर गिर गया और स्वजनों के सूचना पर स्थानीय बीजपुर थाना की पुलिस आई और उसके बाद रिहंद जलाशय से शव को बाहर निकाला। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुट गई। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज, सोनभद्र। सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा पुल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अपनी स्कूटी पुल में खड़ी करके नदी में छलांग लगा गया। आसपास मौजूद मछुआरों ने युवक को तलाश की, लेकिन युवक मिला नहीं। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक युवक का कुछ अता पता नहीं है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा पुल का है, जहां पर नौबस्ता का रहने वाला एक युवक जो नवेली पावर प्लांट में काम करता था, उसने बीती रात बेतवा पुल से अपनी स्कूटी खड़ी कर नदी में छलांग लगा दी। दोनों हमीरपुर की नदी का जो है वो जल स्तर बढ़ा हुआ है, इसके कारण युवक की तलाश करने में परेशानी हो रही है। लगातार कई घंटे पुलिस गोताखोरों के जरिए रेस्क्यू कर रहा है, लेकिन अभी युवक का जो बॉडी है वो बरामद नहीं हुई है। मौके पर परिजन पहुंच गए हैं और युवक की आत्महत्या की खबर सुनने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस जो युवक नदी में कूदा है उसकी तलाश में जुटा हुआ है। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज। एक मां और एक दुधमुहे बच्चे का घाघरा नदी के नाले में शव बरामद होने से हर तरफ हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि टांडा कोतवाली क्षेत्र के मीरापुर के रहने वाली खुशबू, जो अपने दुधमुहे 4 माह के बच्चे के साथ कल से गायब थी और आज उसका शव नदी के नाले में बरामद हुआ, जिससे हर तरफ हड़कंप मच गया। और सूचना पर आनन फानन में पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला
और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगर पुलिस या क्षेत्राधिकारी की माने तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आज जिस तरीके से खुशबू और उसके दुधमुहे बच्चे का शव बरामद हुआ, तो पुलिस हर पहलुओं पे जांच की जा रही है और यहां तक बताया कि उसके मायके वालों के का भी इंतजार है, उनका भी पक्ष लेकर के जांच शुरू की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अम्बेडकर नगर। हम खड़े हैं हाथरस जिले के उस गांव में जिस गांव का नाम है मेढ़ावली। लोग कहते हैं कि हाथरस जिला बाढ़ के प्रकोप से बचा हुआ है, लेकिन धरातली जमीनी स्तर पर जीरो ग्राउंड पर आकर अधिकारी देखें या नेता देखें कि कैसे हाथरस जिला बाढ़ के प्रकोप से बचा हुआ है। यहाँ पर आकर देखें कि किसान किस तरीके से बाढ़ के पानी के कहर से त्रस्त है। किसानों की माने तो किसान बताते हैं कि लगभग 500 बीघा ज़मीन उनकी यहाँ जलमग्न हो गई है। एक साल में एक फसल से ज़्यादा बाढ़ के और बारिश के कहर के कारण वो ले नहीं पाते हैं। यहाँ का किसान पानी से इतना त्रस्त है कि बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है। मेरे साथ हैं इस गांव के कुछ किसान जो बाढ़ के पानी में अपनी फसलों को डुबो चुके हैं और बाढ़ के पानी से त्रस्त हैं। बात करेंगे हम यहाँ के किसानों से। क्या नाम भाई आपका? रिंकू। रिंकू जी, कौन सा गाँव आपका? मेढ़ावली। मेढ़ावली। तो यहाँ पे बाढ़ आ गई है, पानी आ गया है। कितना खेत आपका था जो बाढ़ के पानी से बर्बाद हो चुका है? 20 बीघे जमीन। 20 बीघे ज़मीन आपकी बाढ़ के। क्या फसल की थी आपने? बाजरा बोया। बाजरा बोया था। कोई सरकारी आदमी या कोई सरकारी मुलाजिम अभी तक आया हो आपके मरहमों पर जख्मों पर मरहम लगाने के लिए या मुआवजे की कोई बात करने, नुकसान की पूछने कोई आया क्या? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। एक और हमारे साथ किसान साथी साथ में, उनसे ही बात करेंगे जिन्होंने अपनी यहाँ बड़ी मेहनत से फसल की थी, लेकिन बाढ़ के पानी ने उनकी फसल को तबाह कर दिया। क्या नाम भाई साहब? हरीश कुमार। हरीश जी, कितना खेत आपका इस पानी में तबाह हुआ है? 40 बीघा। 40 बीघा। क्या फसल की थी आपने? बाजरे की फसल थी। बाजरे की फसल थी जी सर। तो आप 40 बीघा आपकी ज़मीन थी जिसमें आपने फसल की थी जी, कितनी फसल आप यहाँ पे ले पाते हैं अभी तक? एक फसल ले पाते हैं सर पूरी साल में? पूरी साल में एक फसल ले पाते हैं, वो भी इस पानी के कारण नष्ट हो जाती है। पानी से एक बार यहाँ बाढ़ का पानी आ जाए तो कितने महीने या कितने दिन रहता है यहाँ पे? यही समथिंग 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने बाढ़ के पानी में रहता है। जी सर जी। तो मोस्टली यहाँ के जो किसान हैं क्या फसल ले पाते हैं? फसल कुछ नहीं है, गेहूं की फसल लेते हैं ज़्यादातर और बाजरा बेच देते हैं, तो बाजरा की फसल होती है वो नष्ट हो जाती है। और जमुना का पानी जो आ जाता है ना, उसके रिगार्डिंग क्या होता है कि पूरा का पूरा फसल जो है नष्ट हो जाता है। एक फसल भी ठीक ठाक तरीके से ले नहीं पाते हैं। इस समय ज़्यादातर किसानों ने किस चीज़ की फसल कर रखी थी? गेहूं की करी थी, आधी यहाँ पे बंजर रह गई थी, आधी बोई थी जो अब आप देख रहे हो। अभी पानी में जो डूबी हुई है वो ज़्यादातर क्या फसल है किसानों की? बाजरा की है फिलहाल में, ज़्यादातर बाजरा। ज़्यादातर बाजरा की। तो आपने सुना किसानों से कि यहाँ ज़्यादातर बाजरा की फसल की थी, साल में एक ही फसल ले पाते हैं। कुछ और किसान साथी मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान भी हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जल सिंह है। आप यहाँ पर किसान हैं मेढ़ावली में, तो आपकी ज़मीन है। अब बाढ़ का पानी आया हुआ है, आपकी कितने बीघा फसल बर्बाद हुई है? 20 बीघा भी करीब हो चुका है, फसल नष्ट हो गई। क्या फसल की थी आपने? बाजरा हो गई। तो कोई सरकारी मुलाजिम या कोई व्यक्ति सरकारी आदमी आया हो जो आपके नुकसानों का आप जिसने आकलन किया हो? कोई आया अभी तक? कोई अभी तक कबू ना आया। कोई पूछने नहीं आया कितना नुकसान है? हाँ, कोई कबू ना आया। कितने दिन हो गए यहाँ बाढ़ का पानी आया हुआ? 4 दिन के करीब है। 4 दिन में कोई भी नहीं आया कोई देखने? ना आया। लगभग कितनी फसल यहाँ पे, कितने बीघा जमीन यहाँ पे पानी में डूब चुकी है? 500 बीघा के करीब डूब गई होगी। अभी पानी बढ़ रहा है। 500 बीघा डूब चुकी है अब तक, आज तक, और अभी पानी बढ़ रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ के किसानों का कहना है कि अभी तक कोई भी सरकारी मुलाजिम इनके नुकसान का आकलन करने नहीं आया, और आज तक 4 दिन हो गए पानी यहाँ पर आए हुए। 500 बीघा के लगभग किसानों की यहाँ जो ज़मीन है वो पानी में डूब चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनके जख्मों पर मरहम लगाने कोई नहीं आया। मेरे साथ कुछ और युवा साथी किसान मौजूद हैं, हम पूछेंगे उनसे आखिर उनका कितना नुकसान है। क्या नाम भाई साहब? विष्णु कुमार। विष्णु जी, आप भी यहाँ किसान हैं, तो आपने क्या फसल की थी और कितनी ज़मीन में फसल की थी? 15 बीघा बाजरा बोया था सर, पानी के कारण वो बिल्कुल नष्ट हो गई। पानी के कारण बिल्कुल नष्ट हो गई। बाजरा की फसल थी आपकी? जी, बाजरा की थी। तो जैसे बाकी सब साथी किसान बता रहे हैं, आपके गांव के जो किसान हैं वो बता रहे हैं कि साल में केवल आप एक ही फसल ले पाते हैं। एक ही फसल हो पाती है। क्या कारण है कि एक ही फसल हो पाती है? कारण ये है कि ये जल आ जाता है जमुना का, कुछ बारिश हो जाती है, उसके कारण नष्ट हो जाती है सारी फसल। यानी बारिश से बचे तो जमुना का जल आ जाता है, और जमुना बारिश से जब बचे हैं, जैसे बारिश न हो तो जमुना का पानी आ जाता है। कितने महीने पानी खड़ा रहता है? 3 से 4 महीने तक खड़ा रहता है सर। 3 से 4 महीने पानी खड़ा रहता है। फिर उसके बाद जब पानी सूख जाता होगा तो काफ़ी टाइम लगता होगा फिर अगली फसल बोने में? जी।
टाइम लगता है। कितने महीने का टाइम लगता है कम से मतलब कम खेत को तैयार होने में? तैयार होने में 1 महीना तो लग जाता है। यानी 4-5 महीने बाढ़ के पानी में जी, बर्बाद हो जी जाते हैं। जी। आए तो जाओ तो लौटत नहीं होती। तो आपने सुना कि एक बार यहाँ पे अगर बाढ़ का पानी आ जाए इस क्षेत्र में तो 4 से 5 महीने किसानों की जो ज़मीनें हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, किसी मतलब से नहीं होते हैं। अब देखना यह होगा कि 4 दिन तो यहाँ पर पानी आए हो गई, किसानों की फसलों और ज़मीनों को डूबे हो गई। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक सरकारी मशीनरी जाग कर किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने आ पाती है। मैं दीपेश भारद्वाज, प्राइम न्यूज़, हाथरस। बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से लगातार यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। लगातार यमुना नदी उफान पर है और यमुना नदी के किनारे खेती करने वाले किसानों की हजारों बीघा फसल भी नष्ट हो चुकी है। लगातार जो अधिकारी हैं वो यमुना नदी की निगरानी कर रहे हैं और रेस्क्यू अभियान चलाकर भी लगातार जो यमुना नदी किनारे गांव बसे हैं उन्हें अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दे रहे हैं। वही बात की जाए शामली जनपद की तो मूसलाधार बारिश से लगातार कई जगहों पर जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है और जो गरीब आशियाना बना कर रह रहे हैं उनके आशियाने भी गिरे हुए हैं। फिलहाल तो लगातार जो बारिश से परेशान लोग हैं वे लगातार अधिकारियों से शिकायत कर समस्या की भी निस्तारण की मांग कर रहे हैं। और शामली जनपद की जो यमुना नदी है उसका लगातार जल स्तर बढ़ा हुआ है। लगातार यमुना नदी के जल स्तर बढ़ने से प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई दे रहे हैं और जो यमुना नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं वे भी लगातार चिंता में डूबे हुए हैं। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि यमुना नदी के जल स्तर बढ़ने से कोई भी खतरा नहीं है। फिलहाल तो शामली जनपद की यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि खतरे के निशान के निकट यमुना नदी का बहाव चल रहा है। फिलहाल तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि बरसात आने से आगे कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं या घटती हैं। कैमरा पर्सन आरिफ जंग के साथ फुरकान जंग, प्राइम न्यूज़, शामली। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से अब प्रदेश भर में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बदायूं जिले की अगर मैं बात करूं तो बदायूं जिले में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन से बदायूं जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से प्रदेश भर में लगातार बारिश हो रही है, बदायूं जिले में भी बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली है। डीएम मनोज कुमार ने बाढ़ प्रभावित संभावित क्षेत्रों का दौरा कर सारे अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं अगर मैं बाढ़ की बात करूं तो बदायूं जिले में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है 3 तहसीलों के गांव में होता है। तहसील दातागंज, तहसील सदर और तहसील सैसबान के अधिकांश गांव जो हैं बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बदायूं की सैसबान तहसील में कई गांव जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ जाने से वहां के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की टीम वहां लगातार कैंप किए हुए हैं। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी वहां कैंप किए हैं। साथ ही डीएम मनोज कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अलावा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां की स्थिति की क्या स्थिति है उसकी रिपोर्ट जो है तुरंत भेजें। साथ ही लोगों को बाढ़ से बचाव के तौर तरीके भी बताएं। आपको बता दें बदायूं जिले की 3 तहसीलों में हमेशा से बाढ़ का खतरा बना रहता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली है। विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, बदायूं।